हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज़ पूरी ख़त्म हो गई है। मैंने सारे चैप्टर्स रिवाइज करा दिए हैं, राइट, एंड आई होप आपको उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन फोकस में, जो काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितने भी पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, राइट। बिकॉज अब वही सबसे अच्छा तरीका होगा हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का और इंप्लीमेंट करने का, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर फोर्स का सारे न्यूमेरिकल्स जितने आज तक पूछे गए हैं, राइट। एंड ये आपके बोर्ड्स के होंगे, ठीक है। कोई भी मैं सैंपल पेपर नहीं उठा रहा हूं क्योंकि हमारा मेन फोकस बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसीलिए हम पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना कैसे है सबको पता है, पहले आप लोग पॉज करके खुद अप्लाई करेंगे, प्लीज प्लीज। आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे बस सुनते रहोगे मुझे, बट मैं नहीं चाहता है। मैं चाहता हूं आप पॉज करके पहले खुद से देखो, राइट, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरे साथ मैच करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर एक बॉडी को सेंटर ऑफ द अर्थ में रख देंगे, यहां पे अर्थ के अंदर सेंटर में, तो क्या उस पर वेट लगेगा? सर वेट का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सर mg। रेड पेन से कर लेता हूं, mg। सर m तो है उस बॉडी के पास, सर g सेंटर में 0 होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ में g की वैल्यू 0 होती है, तो वेट कितना आ जाएगा? 0। सेंटर ऑफ द बॉडी में वेट हमेशा 0 रहता है। एक नई चीज सीखने को मिली है, राइट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। सर मोमेंटम का सर एसआई यूनिट याद नहीं आ रहा, बट सर एक चीज पता है, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला, विच इज mv। आपको यूनिट याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है mv। यहां से देखो यूनिट कैसे बनाते हैं, याद करने की किसी को जरूरत नहीं है। मास की क्या होती है यूनिट? सर kg। सर वेलोसिटी की, सर वेलोसिटी स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। बस आ गई, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। आप न्यूटन के टर्म्स में लिखना लिखो, बट दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके देख लेना सब, राइट। अ बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्टिफ कॉटन थ्रेड। एक कॉटन थ्रेड से एक बॉल को लटका दिया, लो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। ये लेबल्ड कैसे करोगे आप यहां पे सस्पेंशन पॉइंट दिखा दोगे, ये थ्रेड आप लेबल कर देना, ये बॉल आप लेबल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टू शो द फोर्सेस। पहली बात, अगर कोई बॉल रखी है, सबसे पहला फोर्स उसमें क्या लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, नीचे ग्रेविटी तो हर किसी बॉडी पे लग रही है। सर ग्रेविटी बना दो इसमें ब्लू पेन से, सर नीचे बना दिया हमने W। ग्रेविटी दिख रहा है क्या? ये W बना दिया मैंने, ग्रेविटी, राइट। अब सर आपने ग्रेविटी बना दी, अब आप वो भी बता दो, बस ग्रेविटी लगेगा क्या? नहीं, जितनी इस पे ग्रेविटी लग रही है नीचे, ये नीचे क्यों नहीं जा रही है फिर? सर इजी से बात है, नीचे इसलिए ला रही है क्योंकि आपने स्ट्रिंग से इसको अटैच कर रखा है, इसलिए नीचे नहीं जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज है, स्ट्रिंग भी वापस इस पे फोर्स लगा रही होगी, उसको क्या बोलते हैं हम? टेंशन। ऊपर लगाएगा ना टेंशन, नीचे थोड़ी लगाएगा। वेट नीचे लग रहा है, स्ट्रिंग बेचारे नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर ही तो खींचेगा, तो ये टेंशन है विच इज ड्यू टू स्ट्रिंग, राइट सर। बहुत इजी से था। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज डबल्ड। मान लो पहले डिस्टेंस d थी इन दो बॉडीज की, नाउ इट इज डबल्ड, अब इसकी डिस्टेंस 2d कर दी है। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अफेक्टेड। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल के लिए, बट देख लेंगे आप। F इक्वल्स टू m1 m2 g होल अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे एक बार आप d रखना, एक बार 2d रखना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसमें, राइट। नेक्स्ट, why is a screw jack provided with a long arm। लॉन्ग आर्म क्यों होता है स्क्रू जैक में? फॉर आर कन्वीनियंसी, कन्वीनियंट हो ताकि हम पे, ठीक है, अच्छा टॉर्क लगे, ठीक है। लॉन्ग, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, राइट। ओके, ये थ्योरी क्वेश्चन थोड़े थोड़े आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, जो अट्रैक्टिव होता है नेचर में। अट्रैक्टिव कौन से होते हैं? सर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडीज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में होता है वो इनवर्सली होता है, जो न्यूमिनेटर में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था, राइट।
आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिलहाल आपको इससे क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांसेस है, बहुत ही पहले पूछा था। डिफाइन इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कोई भी बॉडी है एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स व्हाट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं और अच्छी डेफिनेशन, अगर इसमें नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हुआ ना, अगर इस बॉडी में नेट फोर्स जितना यहां से कोई धक्का लगा रहा है उतना यहां से भी कोई पुश कर रहा है, जितना एंटी क्लॉकवाइज है उतना क्लॉकवाइज है, तभी तो हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। यही तो हमने मीटर स्केल में भी पढ़ा था, राइट। तो ये बॉडी तब इक्विलिब्रियम में बोलेगी। इन अ बीम बैलेंस, एक बीम बैलेंस है जो ऐसे होता है, ये इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है देन इट इज इन विच इक्विलिब्रियम? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मतलब रेस्ट में है, तो स्टैटिक है ना सर। स्टैटिक क्यों हुआ? हॉरिजॉन्टल है ना, राइट। हॉरिजॉन्टल है और कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से होता तो डायनामिक बोलते, बट ये तो रेस्ट में है तो स्टैटिक हुआ। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप, एक टेबल है उसके ऊपर ये बॉडी रख दी है, ठीक है। नाउ इट एक्सर्ट्स फोर्स इक्वल टू इट्स वेट डाउनवर्ड्स। तो नीचे एक तो ये बॉडी जो पेन रखा है मैंने, एक तो ये फोर्स लगाएगी नीचे, राइट। जैसे मान लो ये टेबल है, इस पर मैंने एक बॉडी रख दी ब्लू कलर की, एक तो नीचे वेट लगाएगी अपना, बट डज नॉट मूव और फॉल। नेम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल टॉप। ये बॉडी तो सर डब्ल्यू वेट का फोर्स लगा रही है नीचे, राइट। तो ये बॉडी नीचे क्यों नहीं जा रही? ऑब्वियसली सर नीचे टेबल रखा है तो टेबल भी इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन? ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो फिर से मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मान लो एक बॉडी है, इसको आपने क्या करा, स्ट्रिंग से लटका दिया। अब इसमें डब्ल्यू वेट लगेगा नीचे। सर ये नीचे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है जिसको हम टेंशन बोलते हैं। क्लियर? सर दूसरे केस में मैंने इस बॉडी को ना सर टेबल में रख दिया, टेबल में भी नीचे वेट लग रहा होगा, बट फिर भी ये बॉडी नीचे नहीं जा रही क्योंकि टेबल इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। on what factor does the position of center of gravity of a body depends? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड होती है? शेप में, मास डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कहाँ हैवी है कहाँ लो है, वहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड होगी। और एक और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड द बॉडी? यस, दोनों क्वेश्चन कर लिया हमने। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स? सर मूवमेंट ऑफ फोर्स की एक ही क्या है फॉर्मूला? टॉर्क का। टॉर्क की होता है ना मूवमेंट ऑफ फोर्स, कितना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स तो हो गया न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट। बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछता है ये। नाउ नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। कौन कौन से फैक्टर? एक तो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो चीज, एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट, अ नट इज ओपन्ड बाय अ व्रेंच ऑफ लेंथ दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लूजन द नट, ठीक है। अ नट इज ओपन बाय अ व्रेंच ऑफ लेंथ दे रखी है मुझे, एफर्ट आर्म की, कि लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म हो गया। लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स दे रखा है मतलब एफर्ट भी दे रखा है आपको, एफर्ट आर्म की लेंथ भी दे रखी है और एफर्ट भी दे रखा है। नाउ फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लूजन द नट। अब देखो तो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है। सर टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स तो 2 दे रखा है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफर्ट आर्म कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है ना, तो 20 को आप मीटर में कर लो तो 0.2 हो जाएगा। सो 0.4 न्यूटन इज द आंसर। किस किस को समझ नहीं आया वो फिर से देखो, बाकी स्किप कर सकते हैं। एक क्या था आपके नट है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर और फोर्स भी दे रखा है 2, तो आपको बस टॉर्क निकालना था, राइट। लीस्ट का मतलब? सर लीस्ट मतलब वो बोल रहा है इसको पूरा 20 लो, 10 मत लो, 5 मत लो, पूरा 20 लो, तभी तो ज्यादा टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट, a force is applied on a rigid body. How does the effect of force differ in the two cases and non-rigid body? अगर मान लो बॉडी रिजिड है बहुत, जैसे पेन है, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ये आगे चले जाएगा, राइट। मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ये आगे चले जाएगा। और मान लो एक ये बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ये देखो
ये क्या हो जा रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स शेप, राइट, ये स्क्वीज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन रिजिड था क्योंकि इतना हार्ड नहीं था। तो जब भी आप नॉन रिजिड में लगाते हो इट कैन चेंज इट्स शेप, राइट, डिफॉर्म हो सकती है बॉडी, बट रिजिड वाली मोशन में चले जाएगी। तो आप ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, बहुत ही कंसेप्चुअल से छोटे छोटे क्वेश्चन है ये लोग, ठीक है। नाउ व्हाट इज द, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड, ये मैंने आपको बताया था कि सबका याद करना, सिर्फ ये तो यूनिफॉर्म रिंग का है जो सेंटर में होता है, बट कभी कभी ट्रायंगल का पूछ रहा है, पैरेललोग्राम का पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, नहीं इट इज फॉल्स। डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या पता, मान लो ये बॉडी थी, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, बिल्कुल बीच में, मैं इसको क्या करता हूं, डिफॉर्म करके इधर की साइड वेट ज्यादा करूंगा तो सेंटर ऑफ मास एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज डिफॉर्मेशन, और सेंटर ऑफ मास उस साइड शिफ्ट होगा जहां आप उसका मैक्सिमम मास ले आओगे। आप ये खुद भी कर सकते हैं, खुद आपको पता भी है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन प्लीज एवरीवन। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। तो इसको मैं दिखा दूं आपको, पहले सब मिटा के, क्या बोल रहा है इसको मैंने स्ट्रेच करा, राइट, while the other one end of the string is kept fixed while the other end is stretched by a force in the following diagram. Copy the diagram, mark on it the direction of restoring force. आप इधर स्प्रिंग को अगर खींच रहे हो, मान लो स्प्रिंग है, आपने इसको इधर खींचा, तो ये क्या करती है, वापस इधर की साइड रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी ना। तो ये मैंने ब्लू पेन से रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन बना दी, ब्लू पेन से। नेम वन इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द अबव प्रिंसिपल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस प्रिंसिपल में वर्क करता है, स्प्रिंग वाले, रीस्टोरिंग फोर्स वाले। आपको पता है ये चीज, प्लीज मुझे कमेंट करके सब 14 का सेकंड पार्ट करके आंसर बताएंगे, राइट, जिसको पता है वो बताएगा, जिसको नहीं पता वो देखेगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज। नाउ गिव एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी। अगर बॉडी नॉन रिजिड है तो आप उसको डिफॉर्म भी कर सकते हैं और मोशन में भी ला सकते हैं, मैंने आपको ये पहले ही बताया। नाउ अ बॉय ऑफ मास 30 kg, 16 क्वेश्चन, बॉय ऑफ मास 30 kg, तो सबसे पहले आप मास लिख लो। इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सी सॉ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देगा, 2 मीटर। वेयर शुड अ बॉय ऑफ मास 40 kg सिट सो एज टू बैलेंस द सी सॉ। आ जाओ देख लो, देख लेते हैं। एक सी सॉ है सर, अब मेन चीज़ बताऊँ क्या है, आपको आता सब कुछ, आप बना नहीं पाते हो क्वेश्चन। तो सी सॉ का ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से 2 मीटर दूर एक बॉय बैठा है, कितने मास का, कितने मास का है बॉय, 30 kg मास, ठीक है, 30 kg मास। और वो पूछ रहा है कि इधर साइड भी एक बॉय बैठेगा 40 kg का, इसका आप डिस्टेंस बता दो x। सर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जितना ये बॉय नीचे टॉर्क लगाएगा उतना ही ये बॉय नीचे टॉर्क लगाएगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब ये वाला कौन सा करेगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाले को लिख दो आप 30 इंटू वॉट, 30 kgf लिख सकता हूं मैं इसे, 30 kgf लिख देता हूं इंटू 2, और इधर वाला 40 kgf इंटू वॉट, x। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे बहुत ही इजीली, कैसे, 30 इंटू 2 अपॉन 40, 0012 विच इज 1.5 मीटर, दैट्स योर आंसर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे, राइट। सो ऐसे करना था क्वेश्चन। क्या पूछा था, 30 kg वाला तो भाई इधर बैठा दिया हमने, आपने 2 मीटर दूर। 40 kg वाला किधर बैठा, उसको x ले लो, जितना ये टॉर्क लगाया उतना ये टॉर्क लगाया, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। और यही चीज आप लोग फॉर्मूला के बेसिस में क्या पढ़ते हो, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मोमेंट ऑफ फोर्स। सर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसके बाद क्या लिखनी है इसकी डेफिनेशन, क्या, इट इज डिफाइंड एज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। ये सब आपको मेंशन करना है, बहुत बार बताया मैंने। इफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज असाइंड अ नेगेटिव साइन देन विल द टर्निंग इफेक्ट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आप सबको पता ही है, नेगेटिव साइन क्लॉकवाइज के लिए होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये भी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये भी मैंने बता दिया, उसके आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट फिलहाल के इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, 1 kgf को डिफाइन करो। 1 kgf इज व्हाट, 1 kgf is what amount of force applied on a 1 kg body by the earth, that is 1 kgf। 1 kg बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको 1 kgf बोलते हैं। हाउ इज इट रिलेटेड टू SI यूनिट ऑफ फोर्स, 9.8।
ठीक है, 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन या 1 न्यूटन इक्वल्स टू 9.8 kgf, ऐसी कुछ है आपका रिलेशन। अभी निकाल देते हैं जिसको प्रॉब्लम हो रही है। 1 kgf और कितना 9.8 न्यूटन, राइट। 1 kgf, g की वैल्यू रख दो 1 kg में, 1 इंटू 9.8 कितना आएगा, 9.8 न्यूटन नहीं आ रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सर्कुलर लैमिना, सेंटर में, ट्रायंगल में, मीडियंस के इंटरसेक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हाट 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं आप, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg ऑफ अ बॉडी बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके आप 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी आपकी बुक में कुछ और है तो आप प्लीज़ कंसल्ट करिए। SI यूनिट और CGS यूनिट में पहली बात, CGS यूनिट क्या होती है फोर्स की, क्या होती है CGS यूनिट, किसको उसको पता है, डाइन होती है, DYNE डाइन, ठीक है। और SI यूनिट न्यूटन, ये भी आपसे पूछ लेता, फोर्स की CGS यूनिट डाइन है और SI यूनिट न्यूटन है, इन दोनों में रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन, और आप ये निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट, A body of mass 1.5 kg is dropped from second floor, ये तो अब बनाएंगे हम इसको, which is at a height of 12 meter, what is the force acting on it during its fall। तो एक बॉडी है 1.5 kg मास की, नॉट मार्क्स सॉरी, ठीक है, इज ड्रॉप फ्रॉम सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज एट 12 मीटर हाइट, 12 मीटर हाइट पे रखा है इसको और यहाँ से गिरा दिया, ठीक है, फेल कर दिया आपने, गिरा दिया, धक्का दे दिया, जो भी करा, और ये फिर ये नीचे जाएगी। पूछ रहा है इतना इजी सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फॉल, कितना फोर्स एक्ट करेगा, mg, फोर्स mg होता है ना, m कितना है सर 1.5 से, g कितना है दे रखा है इन्होंने, तो निकल गया फोर्स। बहुत ही पुराना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अ हाफ मीटर रॉड इज पिवटेड एट द सेंटर विथ 2 वेट्स ऑफ 20 gf and 12 gf सस्पेंडेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन दिस, विच ऑफ द दीज फोर्सेज, ओके पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए, पहले डायग्राम बना दिया जाए, आप कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेके बना दिया होगा प्लीज़, बाकी यहाँ देखेंगे, ठीक है। बीच में पिवट किया है 50 सेंटीमीटर का है, इस पिवट एट द सेंटर, 20 gf जो है वो 6 सेंटीमीटर दूर है और 12 gf 10 सेंटीमीटर दूर है, तो 20 gf 6 सेंटीमीटर दूर है और 10 सेंटीमीटर दूर कौन है, 12 gf, ये डायग्राम है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम है, पूरा रॉड 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं है फिलहाल के लिए। आप ये बात बताओ, ये 20 gf वाला क्लॉकवाइज लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सर 20 gf वाला ऐसा है सर, ये ऐसे घुमाएगा, मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला तो एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है भाई, और ये वाला क्लॉकवाइज, 12 gf वाला क्लॉकवाइज लगा रहा है। सर कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना क्लॉकवाइज, टॉर्क, सर टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पता क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 20 gf, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6, मतलब 120 gf सेंटीमीटर, gf सेंटीमीटर क्यों लिखा सर, मीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ले रहा हूँ। अब क्लॉकवाइज वाला कितना टॉर्क लगा रहा है, 12 इंटू 10 विच इज 120 gf सेंटीमीटर, अरे वाह, जितना क्लॉकवाइज लग रहा है उतना एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब रॉड इक्विलिब्रियम में। देखते हैं आप पूछ क्या रहा है हमसे, पहला पूछ रहा है विच ऑफ द दीज फोर्सेस कॉजेस क्लॉकवाइज मूवमेंट, इजी, क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है, जी हाँ है ना, अभी निकाला। नाउ डायरेक्शन ऑफ 20 kgf इज रिवर्स्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या बोल रहा है, अब सब मिटाने के लिए बोल रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। 20 gf वाले को रिवर्स कर दिया, मतलब ये नीचे लग रहा था ना, अब इसको क्या कर दिया, ऊपर लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों फोर्सेस इस बार, ये भी क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज है, इस बार जो आपका ये 120 क्या आया था gf सेंटीमीटर आया था, ये भी 120 gf सेंटीमीटर आया था, ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो ये ऐड हो जाएंगे ना ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, दे विल बी एडेड बाय माइनस साइन। सर माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, बट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -240 gf सेंटीमीटर टोटल टॉर्क, जो कि कहां लगेगा, क्लॉकवाइज, ये भी 120 ये भी 120, तो दोनों ऐड होके 240, इजी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये तो आप कर लोगे। अब फिर से एक पूछ रहा है, 2 फोर्सेस ईच ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स
ठीक है, एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली। बीच में पिवट है, एक ऊपर लगा रहे हैं 5 न्यूटन, एक नीचे लगा रहे हैं 5 न्यूटन। ऑन द एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म मीटर रेल, मीटर स्केल मतलब क्या हुआ, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उनका बीच से। टोटल मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का होता है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम द मिड पॉइंट। देखो इजी क्वेश्चन फिर से, मिड पॉइंट दे दिया आपको, 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है सर, 5 न्यूटन नीचे लग रहा है सर। सर मीटर स्केल दे रखा है, मीटर स्केल का बीच में सर 50-50 तो होगा सर। ये वाला भी क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है सर। दोनों के मूवमेंट्स ऐड हो जाएंगे सर। पहले का मूवमेंट है 5 × 50 सर, विच इज 250 सर। दूसरे का मूवमेंट कितना आ रहा है, 5 × 50 सर, विच इज 250 सर। ये 50-50 ना सेंटीमीटर है, तो याद रखना न्यूटन कोई नहीं लिखेगा यूनिट, पहले इसको या फिर 0.5 में चेंज कर दो। इसको अगर 0.5 में चेंज करोगे तो होगा ये 2.5 न्यूटन, और ये भी 2.5 न्यूटन, और ऐड होके दोनों क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, 5 न्यूटन बन जाएंगे ना। दैट्स योर आंसर। सो 4th चैप्टर के अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं हमने सारे कर लिए हैं प्रैक्टिस। आई गेस इसमें 2000 कितने तक दिया है, इसमें 18 तक ही दे रखा है, ठीक है। 2018 के बाद नहीं है ना, नहीं 2018 के बाद नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपको 1920 में भी रिपीटेड मिलेंगे, कोई डिफरेंट मिलेगा वो आप मुझे भेज सकते हैं या खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। ये फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया वो मुझे कमेंट में पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस में से, और कोई अलग सा है वो आप हमेशा मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं, आपको पता है, राइट। एंड दूसरी चीज, अब हम यही सीरीज कंटिन्यू करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर से सारे क्वेश्चन जो भी पास्ट ईयर में आए वो कंप्लीट करेंगे। तब तक ले लाइक करना प्लीज, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी जरूरत है इस टाइम पे, राइट। सो स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।